फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे बायोलॉजी के नए बैच में, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे जैव प्रकरण, जो कि अध्याय 5 है। हमने 3 पन्ने पढ़ लिए थे, पोषण पढ़ना शुरू कर दिया था। उसमें था हमारा स्वपोषी पोषण। जरा बताइए कि पेड़ खाना कहाँ से लाते हैं? गाय खाना खुद बनाती हैं या कहीं से लाती हैं? हम खाना कहाँ से लाते हैं? जरा सोचिए कि सबसे बड़ा रसोइया कौन है पृथ्वी पर। तो चलो ये देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होती है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लूकोज रूप में संचित हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पेड़ और पानी के साथ मिश्रण होगा पानी, तो उससे क्लोरोफिल की मदद से और सूर्य के प्रकाश से एक ग्लूकोज बन जाएगा, ऑक्सीजन बनेगा और पानी बनेगा। पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं और बाहर निकालते हैं, इस काम में उपयोग करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़, फिर पानी लेते हैं। पानी के दोनों की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य के प्रकाश में ग्लूकोज बनाते हैं पेड़। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6O6, जिसमें ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं जो हमारे उपयोग में आती है और पानी बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हैं: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये आवश्यक नहीं कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधों में रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, चित्र 5.1 में दिखाया गया, आप देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए और मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप नोट करेंगे कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं।
ये हरे बिंदु कोशिकाएं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक लैब करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। 5.3 रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं के छिद्रों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर देते हैं। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं का कार्य छिद्रों का खुलना और बंद होना। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, छिद्र बंद हो जाता है। उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम शरीर के अन्य पदार्थ भी मिट्टी के लिए से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। विषमपोषी पोषण। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीवों के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे घास है या गतिशील है जैसे हिरण है, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किसी पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर की ही कर देते हैं तथा उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, यीस्ट, मशरूम आदि का इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःकरण करती हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है।
जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर के अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली, मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उसमें पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलनी, जूं, लीच, फीताकर्मी सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है। अन्य विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोष के जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी स्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में मिश्रित हो जाता है। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पश्चाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह से ढके होते हैं। भोजन इस स्थान तक पश्चाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह ढके होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अमीबा में पोषण किस तरह होता है। ये अमीबा है, यह खाद्य कण आया इसके पास, ये केंद्र के बीच में, तो इसने पदयाब या कूटपाद बनाए अपने या उंगली जैसी स्थायी जो संरचना बनाई इसने, पाद या कूटपाद बनाए जो प्रवर्ध को चारों ओर से घेर लेती है। अब घेर लिया चारों तरफ खाद्य है और खाद्य कण को घेर लिया इसने चारों तरफ से और इसमें खाद्य रिक्तिका बना ली चारों तरफ से। अब ये इसमें क्या है बना लेंगे तो छोटे छोटे इसमें इसे विघटित कर देंगे जटिल पदार्थ को। और जो अपच पदार्थ होगा वो कोशिका की सतह पर गति कर जाएगा और जो छोटे छोटे भागों में विभाजित किया है वो पच जाएगा, वो विस्तृत हो जाएगा अमीबा के अंदर। तो इस तरह अमीबा अपना खाना पचाता है। अब पढ़ेंगे अगला हम मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। मनुष्य में पोषण वो पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।